नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के नक्शे को बस एक कागज के टुकड़े की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम इसे करोड़ों साल पुरानी एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म के हीरो की तरह देखेंगे। एक ऐसी कहानी जहां धरती खिसक रही है, पहाड़ आसमान को चीर रहे हैं और एक ऐसा डायनामिक भूभाग जिसने आज के भारत को आकार दिया है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे प्राचीन अफ्रीका और अन्य दक्षिणी महाद्वीपों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और उसने दुनिया की सबसे ऊंची जगह बना डाली? सच में ये कोई जादू नहीं था। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की एक इतनी एपिक कहानी है जिसने हमारे पूरे भूगोल को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। गोंडवाना लैंड की यात्रा। आइए टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पीछे चलते हैं, जब हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। कल्पना कीजिए लाखों करोड़ों साल पहले की, जब आज का भारत गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। सोचिए, हम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के पड़ोस में थे। फिर हुआ एक महाविस्फोट, गोंडवाना लैंड टूट गया और यहां से शुरू हुई भारतीय प्लेट की उत्तर की ओर एक मैराथन दौड़। ये प्लेट बिना थके लाखों सालों तक बस उत्तर की तरफ भागती रही, जब तक कि वो सीधे यूरेशियन प्लेट से जाकर भिड़ नहीं गई। हिमालय का जन्म। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, वो महाटक्कर जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, जब दो तेज रफ्तार गाड़ियां टकराती हैं तो क्या होता है? बोनट सिकुड़कर ऊपर उठ जाता है ना? बिल्कुल यही हमारी धरती के साथ हुआ। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की उस जबरदस्त टक्कर से जमीन सिकुड़ी और ऊपर उठने लगी। इसी से बने हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये प्रोसेस रुकी नहीं है। आज भी हर साल हिमालय थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठ रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इस टक्कर ने एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। 2400 किलोमीटर लंबी एक चाप जो पश्चिम से पूर्व तक फैली है। जमीन के सिकुड़ने से 3 पैरेलल यानी समानांतर पहाड़ियां बनी। सबसे ऊंची हिमाद्री, जो औसतन 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। उसके नीचे हिमाचल और सबसे बाहरी तरफ शिवालिक। ये सब उसी एक क्रैश का नतीजा है। इस महाटक्कर का स्केल कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की सीमा में मौजूद सबसे ऊंची चोटी K2 8611 मीटर ऊंची है और सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर कंचनजंगा 8598 मीटर के साथ सीधे आसमान को छूती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्राचीन प्रायद्वीपीय शील्ड। चलिए अब इन नए ऊंचे पहाड़ों से नज़र हटाकर दक्षिण में भारत के उस हिस्से की बात करते हैं जिसने असल में ये पूरी यात्रा की है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उत्तर और दक्षिण के बीच का कॉन्ट्रास्ट कितना जबरदस्त है। उत्तर में जहाँ हिमालय युवा है, अस्थिर है और लगातार बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का वो ओरिजिनल प्राचीन हिस्सा है जो इस पूरी यात्रा में बचा रहा। ये बहुत पुरानी और स्थिर आग्नेय चट्टानों से बना है। यहाँ तक कि पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं, जो अब समय के साथ घिसकर छोटी रह गई हैं। बर्फ से जन्मी नदियाँ। इन ऊंचे पहाड़ों ने सिर्फ पत्थर की एक दीवार का काम नहीं किया, बल्कि एक विशाल वाटर सिस्टम को भी जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि पूरे भारत की ये जीवन रेखा आखिर आती कहाँ से है? इसका सीधा सा जवाब है उन टेक्टोनिक पहाड़ों के ऊपर बैठे विशाल ग्लेशियरों से। जरा सोचिए, काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है। यही वो बर्फ के पहाड़ हैं जो पिघलकर हमारी महान नदियों को जन्म देते हैं। इसे समझने के लिए गंगा नदी के सफर को ही देख लीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में इसकी शुरुआत होती है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर ये गंगा बनती है। पहाड़ों की ढलानों से तेजी से नीचे उतरते हुए हरिद्वार में ये सीधे उत्तरी मैदानों में आती है। अपने साथ जो उपजाऊ गाद और मिट्टी ये लाती है, उसी ने उत्तर भारत के मैदान बनाए हैं। और फिर पूर्व की तरफ बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है ना कमाल का सफर? महान मॉनसून इंजन। अब देखते हैं कि कैसे ये पहाड़ हमारे यहाँ के पूरे मौसम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एंट्री होती है मॉनसून की। ये शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है। आसान शब्दों में कहें तो हवाओं का अपने मौसम के हिसाब से दिशा बदलना, जो समंदर से ढेर सारा पानी लेकर आती हैं। अब होता यह है कि हिमालय एक विशाल दीवार की तरह काम करता है, जो इन नमी वाली हवाओं को पार नहीं जाने देता और उन्हें भारत पर ही बरसने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड होता है।
जून की शुरुआत में ये हवाएं केरल तट से टकराती हैं। फिर हमारी ज़मीन की बनावट की वजह से ये दो हिस्सों में बंट जाती हैं, एक अरब सागर की तरफ से जो पश्चिमी घाट पर बरसती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्व और उत्तर की ओर जाती है। हमारे देश की लगभग 75 से 80% बारिश इन्हीं हवाओं से होती है। चरम सीमाओं की भूमि, इस खास भौगोलिक इतिहास ने भारत को एक्सट्रीम्स की जमीन बना दिया है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। एक तरफ मेघालय का माउसिन राम है, जहां खासी पहाड़ियों में हवाएं ऐसे फंसती हैं कि साल में 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे गीली जगह है। और दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ों के रेन शैडो या वृष्टि छाया में पड़ने वाले लद्दाख के लेह और राजस्थान के जैसलमेर जैसे इलाके हैं, जहां मुश्किल से 100-200 मिलीमीटर बारिश होती है, एकदम सूखा। और ये एक्सट्रीम सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है। ऊंचाइयों को ही देख लीजिए। उत्तर में जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान छू रही हैं, वहीं दक्षिण में केरल के कुटानाड में लोग समुद्र तल से भी नीचे धान की खेती करते हैं। इंसान ने इस अलग अलग तरह की जमीन के हिसाब से खुद को कितने अद्भुत तरीके से ढाला है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी धरती आज भी बेचैन है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर दबाव डाल रही है, जिससे पूरा हिमालयी क्षेत्र बेहद एक्टिव सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। मतलब भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। मानसून में इन युवा पहाड़ों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात, तेजी से पिघलते ग्लेशियर हमारी नदियों के फ्लो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। तो अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे भारतीय प्लेट बिना रुके उत्तर की ओर बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो क्या हमारे इस गतिशील और हमेशा बदलते भूभाग का ये नाजुक संतुलन आगे टिक पाएगा? इस पर हम सबको वाकई गहराई से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।